इमेजिन कीजिए कि हम एक रेलवे स्टेशन पर पूरे जोर से दौड़ रहे हैं। मतलब ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से खिसकना शुरू कर चुकी है। धड़कनें तेज हैं, माथे पर पसीना है और हाथ में भारी बैग है। अरे वो तो बड़ा पैनिक वाला मोमेंट होता है। बिल्कुल। तो क्या उस भागदौड़ के उस एक पल में, उस एक सेकंड में हमारे दिमाग में कभी ये सवाल आता है कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, या फिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? शायद ही कभी ऐसा हो। मतलब उस वक्त इंसान की पूरी दुनिया, उसका सबसे बड़ा सच बस वो ट्रेन का खुला हुआ दरवाजा होता है। हाँ, सारा फोकस बस ट्रेन पकड़ने पर। एग्जैक्टली। साइंटिफिक भाषा में कहें तो उस समय हमारा दिमाग पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में होता है, जहां वो फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाली स्थिति होती है। राइट। तो शरीर की पूरी ऊर्जा सिर्फ एक ही चीज पर केंद्रित होती है कि किसी भी तरह से उस ट्रेन के अंदर पहुंचना है। वहां गहरे चिंतन या दर्शन शास्त्र के लिए कोई जगह नहीं होती। यानी उस वक्त सारा फोकस सिर्फ खुद को बचाने पर होता है। लेकिन अब जरा दृश्य को पलट कर देखते हैं। मान लीजिए रविवार की एक आलस भरी दोपहर है, पेट भरकर शानदार खाना खाया है और हम सोफे पे आराम से लेटे हुए बस छत को घूर रहे हैं। हाँ, वो सबसे सुकून वाला टाइम। वही तो। और तभी अचानक दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है कि आखिर हम इंसान यहाँ पृथ्वी पर क्यों हैं? ये दुनिया कैसे बनी? क्या इस जीवन का कोई बड़ा अर्थ है? बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन यही है। हमारे पास जो स्रोत हैं, खासकर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के बेहद दिलचस्प व्याख्यान, उनके जरिए हम ये समझेंगे कि इंसान के दिमाग में ये भारी भरकम दार्शनिक विचार आए कहाँ से। और ये सफर बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी कोई हवाई बातें नहीं हैं जो कुछ लोगों ने यूं ही बैठ के लिख दी। राइट। लोग अक्सर इसे बस एक बोरिंग एकेडमिक लेक्चर समझ लेते हैं। हाँ, पर ऐसा है नहीं। ये सीधे तौर पर हमारी वास्तविकता, हमारे समाज के विकास और हमारी भावनाओं की यात्रा से जुड़ा है। मतलब जब हम इन स्रोतों को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि इंसान का ये जो बौद्धिक विकास है, जानकारी और असली समझदारी के बीच का जो फर्क है, और दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों जैसे पूरब और पश्चिम ने जीवन को देखने के जो नजरिए तय किए, वो सब हमारी बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं। बिल्कुल, सब कुछ हमारी सर्वाइवल वाली नीड से कनेक्टेड है। तो चलिए इसी बुनियादी जरूरत वाले बिंदु से ही शुरू करते हैं। स्रोतों में मशहूर साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक बहुत ही मार्मिक कविता का जिक्र है। वो 3 लाशों वाली कविता, वो बहुत पावरफुल है। हाँ, ये कविता इंसानी सोच की जमीन को बहुत क्रूरता से उघाड़ कर रख देती है। मतलब कविता कुछ यूं है कि एक जगह 3 लाशें पड़ी हैं, तीनों का पोस्टमार्टम हुआ। पहली लाश के मुंह से आखिरी शब्द निकला था राम। दूसरी लाश के मुंह से निकला माओ, और सबसे अजीब बात ये थी कि तीसरी लाश के मुंह से निकला आलू। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में। और जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि पहली 2 लाशों के पेट भरे हुए थे, जबकि तीसरी लाश का पेट बिल्कुल खाली था। मतलब ये एक बहुत ही चौंकाने वाला रूपक है। हाँ, और इस कविता का अर्थ बहुत ही गहरा और थोड़ा कड़वा भी है। ये हमें ये सच्चाई दिखाती है कि कोई भी विचारधारा, चाहे वो धर्म का समर्थन हो या भगवान की खोज हो, जैसे राम का नाम लेना, राइट, या फिर समाजवाद और मार्क्सवाद जैसी राजनीतिक विचारधारा हो, जैसे माओ का नाम लेना, ये सब तभी जन्म लेते हैं जब इंसान का पेट भरा होता है। मतलब खाली पेट वाले के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल नहीं। एक भूखा इंसान जो कई दिनों से सिर्फ सर्वाइवल की जद्दोजहद कर रहा है, वो सिर्फ रोटी या आलू के ही सपने देख सकता है। खाली पेट वालों के लिए दर्शन शास्त्र एक लग्जरी है। पेट की आग इंसान को कभी आसमान के तारों के बारे में सोचने की इजाजत नहीं देती। एग्जैक्टली। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र असल में केवल फुर्सत और भरे पेट वालों का शौक रहा है? हाँ, अगर हम मानव इतिहास के टाइमलाइन को देखें तो ये बात काफी हद तक सच लगती है। और स्रोतों में एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा भी दिया गया है। मतलब हमारा ये ब्रह्मांड लगभग 450 करोड़ साल पुराना है। बाप रे, बहुत लंबा समय है ना? और पृथ्वी पर जीवन को आए हुए भी करीब 370 करोड़ साल हो चुके हैं। और हम इंसान यानी होमोसेपियंस, हमारा इतिहास भी करीब 3 लाख साल पुराना है। लेकिन इंसान का ये जो गहरा चिंतन है, जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, ये मुश्किल से 3 या 4 हजार साल पुराना ही है। ये तो बहुत बड़ा गैप है।
इतने लाखों साल तक इंसान का दिमाग कर क्या रहा था? वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। मतलब अगर हम उन 3 लाख सालों को देखें तो इंसान जंगलों में शिकारियों की तरह भटकता था, कंद मूल इकट्ठा करता था, रोज की भागदौड़। हाँ, आज खाना मिल गया है, लेकिन कल मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। रोज सुबह उठकर बस भोजन की तलाश शुरू हो जाती थी। ऐसे माहौल में जहाँ हर दिन मौत से सामना होता हो। वहां इंसान आसमान देखकर फिलॉसफी तो नहीं झाड़ेगा। बिल्कुल नहीं। इंसान की सारी ऊर्जा सिर्फ सर्वाइवल पर खर्च होती थी। लेकिन फिर मानव इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज से लगभग 10,000 साल पहले एक घटना हुई जिसे कृषि क्रांति या न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। यानी वो समय जब इंसान ने पहली बार बीज बोना और खेती करना सीखा। हाँ, और खेती करने का मतलब था कि अब इंसान को भोजन की तलाश में रोज-रोज भटकने की जरूरत नहीं थी। उसने एक जगह टिक कर रहना शुरू किया, बस्तियां बसाईं। और सबसे बड़ी बात, खेती के कारण पहली बार सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। सरप्लस मतलब जरूरत से ज्यादा अन्न का उत्पादन। राइट। इस बदलाव के पीछे के सिस्टम को समझना जरूरी है। मान लीजिए एक कबीले में 100 लोग हैं। अब उन 100 लोगों के लिए भोजन उगाने का काम सिर्फ 80 लोग कर सकते थे, क्योंकि खेती से उपज अच्छी हो रही थी। अच्छा, तो बाकी 20 लोग फ्री हो गए। बिल्कुल। अब बचे हुए 20 लोगों को भोजन की चिंता से आजादी मिल गई। उन्हें फुर्सत मिल गई। यही वो फुर्सत है जिसने दुनिया को बदल दिया। उन 20 लोगों को पता था कि उनके गोदामों में अनाज भरा है और कल उन्हें भूखा नहीं मरना पड़ेगा। तो सर्वाइवल वाला जो टेंशन था वो हट गया। एग्जैक्टली। सर्वाइवल का दबाव जैसे ही दिमाग से हटा, इंसान की बौद्धिक क्षमताओं ने एक लंबी छलांग लगाई। जब दिमाग को ये चिंता नहीं होती कि अगला भोजन कहाँ से आएगा, तब वो प्रकृति, तारों, जीवन और मृत्यु जैसे अमूर्त विषयों पर सोचना शुरू करता है। मतलब उसी खाली समय और भरे पेट ने दुनिया के पहले दार्शनिकों को जन्म दिया। हाँ, बिल्कुल सही। ये बात तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पूरी तरह लागू होती है। लाइक जब हम किसी भारी संकट में होते हैं, कोई ईएमआई चुकानी होती है या कोई बीमारी आ जाती है, यानी सर्वाइवल का सवाल होता है। हाँ, तब हम जीवन के गहरे अर्थ नहीं खोजते। लेकिन जब जीवन में स्टेबिलिटी आती है, तब हम सोचने बैठते हैं। बिल्कुल। अब यहां से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। मतलब जब इंसान को फुर्सत मिल गई तो उसने सोचना शुरू किया और ढेर सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली। दुनिया भर के तथ्य रट लिए। राइट। और आज के इस डिजिटल दौर में भी हम यही देखते हैं कि जिसके पास जितनी जानकारी है उसे उतना ही ज्ञानी माना जाता है। तो क्या सिर्फ तथ्य रट लेना ही दर्शन शास्त्र है? क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन का पहाड़ खड़ा कर लेना ही समझदारी है? यहीं पर हमें जानकारी यानी इंफॉर्मेशन और सच्ची बुद्धिमत्ता यानी विजडम के बीच की एक बहुत ही बारीक लकीर को समझना होगा। ज्ञान और जानकारी एक चीज नहीं है। स्रोतों में इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं और टीवी शोज पर ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत गर्व के साथ दिखाए जाते हैं, जिन्हें दुनिया के हर देश की राजधानी, वहाँ की करेंसी और झंडों के रंग कंठस्थ याद होते हैं। अरे हाँ, और जब वे मंच पर धारा प्रवाह ये सब सुनाते हैं तो तालियां बजती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसका तार्किक विश्लेषण करें तो इससे दुनिया में बदलाव क्या आया? सच कहा जाए तो कुछ भी नहीं। राजधानी जहां थी वहीं रही। उस बच्चे ने कोई नई खोज नहीं की, बस किसी किताब में छपे डेटा को अपने दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लिया। और यही बात समझने वाली है। ये सिर्फ ये साबित करता है कि उस बच्चे की याददाश्त यानी मेमोरी बहुत अच्छी है। वो इंसान एक बहुत अच्छा तोता है। एक गुड पैरेट। हाँ, अब याददाश्त का अच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है, जीवन में काम आती है। लेकिन केवल रटी हुई जानकारी का प्रदर्शन करना और उसे ही अपना ज्ञान मान लेना, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। मतलब सिर्फ जानकारी होना दर्शन नहीं है? बिल्कुल नहीं। दर्शन शास्त्र बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता, या जिसे भारतीय परंपरा में विवेक कहा गया है, वो जानकारी का सही इस्तेमाल करने की क्षमता है। विवेक? हाँ, विवेक वो फिल्टर है जो हमें सही और गलत, न्याय और अन्याय के बीच फर्क करना सिखाता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। मतलब कम से कम आज के समाज के नजरिए से इस बात को चुनौती देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। आज की जो हमारी दुनिया है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो तो इसी रटने की क्षमता पे टिका है ना? वो तो है। एक बच्चे का तेज दिमाग, उसका फॉर्मूले और राजधानियां याद रखना उसे समाज में सम्मान दिलाता है, अच्छी नौकरियां दिलाता है।
हम डिग्रियों और रटे हुए तथ्यों को ही सफलता का पैमाना मानते हैं। तो क्या बिना जानकारी के बुद्धिमत्ता आ सकती है? आह, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जानकारी को नकारा नहीं जा सकता, वो पहली सीढ़ी है, लेकिन वो मंजिल कतई नहीं है। ओके। तब तक वो महज डेटा है, विजडम नहीं। मतलब जानकारी आपको हम्बल बनानी चाहिए। बिल्कुल। इसे हम दुनिया की 2 महान दार्शनिक परंपराओं के जरिए समझ सकते हैं। भारतीय परंपरा में एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम। हाँ, यानी अगर आपकी विद्या, आपका ज्ञान आपको विनम्र नहीं बनाता है, अगर वो आपके अंदर अहंकार भर देता है, तो वो विद्या झूठी है। ज्ञान का पहला लक्षण ही विनम्रता है। ये बहुत गहरी बात है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पश्चिम में भी दर्शन के सबसे बड़े स्तंभ माने जाने वाले सुकरात ने भी बिल्कुल यही बात के एक अलग अंदाज में कही थी। सोक्रेटिस ने। हाँ, सुकरात ने कहा था कि इस पूरी दुनिया में सबसे बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो ये जानता है कि वो बहुत कम जानता है। अरे हाँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। ये बहुत ही विरोधाभासी लेकिन गहरी बात है। व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि उसकी जानकारी सीमित है, तो उसके सीखने के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। राइट, वो और भी सीख सकता है। हाँ, वो हर किसी से कुछ नया सीख सकता है। इसके विपरीत एक मूर्ख व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट होता है। उसे लगता है कि उसे सब पता है। एग्जैक्टली, उसे लगता है कि दुनिया के हर विषय पर उसके पास एक अंतिम राय है। ज्ञानी इंसान हमेशा संशय में रहता है, जबकि मूर्ख हमेशा यकीन में। एक सच्चा और बुद्धिमान इंसान वो है जो सिर्फ किताब में लिखी हुई बातों को नहीं पढ़ता, बल्कि शब्दों के बीच के उस खालीपन को भी पढ़ लेता है, यानी रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। वो उस मौन को भी समझता है जो जानकारी के शोर में दब जाता है। वाह! अगर सच्ची बुद्धिमत्ता महज जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि जीवन को इतनी गहराई से समझना है, तो फिर इंसानी सभ्यता ने इसे हासिल कैसे किया? ये बहुत दिलचस्प है। अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों ने इस बुद्धिमत्ता तक पहुंचने के 2 बिल्कुल अलग रास्ते तय कर दिए। मतलब अगर हम भारत और पश्चिम के नजरिए की तुलना करें, तो ये साफ दिखाई देता है कि दोनों ने जीवन को देखने का अलग चश्मा पहना हुआ है। बिल्कुल अलग चश्मा। पश्चिम में जिसे हम फिलॉसफी कहते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ ही बहुत कुछ बयां कर देता है। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस यानी प्रेम और सोफिया यानी ज्ञान। यानी ज्ञान से मोहब्बत करना। राइट। ये मुख्य रूप से एक बौद्धिक जिज्ञासा है। वहाँ के दार्शनिक ये जानना चाहते थे कि ये दुनिया कैसे काम करती है, पदार्थ क्या हैं, तारे कैसे बनते हैं। लेकिन भारत में इसका रंग बिल्कुल अलग है। यहाँ हमने इसे फिलॉसफी नहीं कहा। हाँ, भारत में इसे दर्शन कहा गया है। दर्शन। ये शब्द संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका सीधा सा अर्थ है देखने की प्रक्रिया। देखना, हाँ। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि दर्शन का मतलब अपनी इन 2 सामान्य आंखों से दुनिया को देखना नहीं है। यहाँ बात होती है ज्ञान चक्षु या प्रज्ञा चक्षु की। प्रज्ञा चक्षु मतलब क्या हम ये निकाल सकते हैं कि ये एक ऐसी आंतरिक आंख है जो उन चीजों को देख सकती है जो हमारी आम आंखों से ओझल हैं? आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि यह उस गहराई तक देखने की क्षमता है जहां चीजों का असली रूप और उनके पीछे का कारण छिपा होता है। हम अक्सर सिर्फ सतह पर चीजों को देखते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। स्रोतों में इसे समझाने के लिए मशहूर हिंदी कवि दुष्यंत कुमार की एक बहुत शानदार कविता का संदर्भ दिया गया है। कविता कहती है कि कहावतों की हकीकत तो सिर्फ एक कवि ही देखता है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए किसी महफिल में 4 लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। एक आम इंसान वहां से गुजरेगा तो उसे सिर्फ उनकी हंसी दिखाई देगी। वो सोचेगा कि ये लोग कितने खुश हैं। नॉर्मल है, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन एक प्रज्ञा चक्षु वाला व्यक्ति या एक गहरी नजर वाला कवि उस हंसी के पीछे छिपे हुए दुख, दर्द, हताशा और खालीपन को भी देख लेगा। वो समझ जाएगा कि कभी-कभी इंसान अपने आंसू छुपाने के लिए भी जोर से हंसता है। ये जो भीतर तक देखने की क्षमता है, यही दर्शन है। क्या बात है! ये महज सतह को देखने और गहराई को महसूस करने का अंतर है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए भारतीय दर्शन का जो मूल उद्देश्य है, वो पश्चिम की तरह सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं रहा है। एकदम सही पकड़े। अगर हम भारत के इतिहास को खंगालें तो यहाँ 9 स्थापित दर्शन माने गए। इनमें से अगर हम चारवाक दर्शन को किनारे कर दें
जो पूरी तरह से भौतिकवादी है, तो बाकी बचे हुए 8 दर्शन एक ही बुनियादी बात पर पूरी तरह सहमत नजर आते हैं। हाँ, और वो बात क्या वे है? सब मानते हैं कि ये दुनिया, ये जीवन दुखों से भरा हुआ है और भारतीय दर्शन का मुख्य काम सिर्फ बैठकर इन दुखों का अकादमिक विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि इन दुखों के चक्र से इंसान को मुक्ति दिलाना है। एग्जैक्टली। एक ऐसा रास्ता खोजना है जहां दुख इंसान को छू न सके, जिसे अलग अलग दर्शनों में मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य कहा गया है। यहीं पर हम पूरब और पश्चिम के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर देख पाते हैं। पश्चिमी परंपरा में ज्ञान की खोज एक एंड गोल है, सत्य को जानना, ब्रह्मांड के नियमों को समझना। वहाँ क्यूरियोसिटी ही सबसे बड़ी चालक शक्ति है। सिर्फ जानने की इच्छा। हाँ, जबकि भारतीय परंपरा में ज्ञान एक साधन है, एक टूल है। यह साधन है दुखों से मुक्ति पाने का और आध्यात्मिक रूप से शांत अवस्था हासिल करने का। पश्चिम हमें यह सिखाने का प्रयास करता है कि दुनिया को कैसे समझा जाए, जबकि भारतीय दर्शन हमें उस दुनिया के दुखों से पार पाना सिखाता है। बिल्कुल। तो अगर इसे आज के संदर्भ में हमारी आम जिंदगी की भाषा में समझें, तो क्या हम कह सकते हैं कि पश्चिमी दर्शन मानो ये समझने की कोशिश है कि कार का इंजन कैसे काम कर रहा है? अच्छा उदाहरण है। मतलब पिस्टन कैसे चलते हैं, फ्यूल कैसे जलता है, पूरी मैकेनिकल और कॉज एंड इफेक्ट की खोज। यह तुलना बड़ी सटीक बैठती है। पश्चिम हुड खोलकर इंजन के पुर्जों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत में हम शायद ये देख रहे हैं कि ये कार जिस भारी ट्रैफिक जाम में फंस गई है, यानी जीवन के जो दुख और तनाव हैं, बिल्कुल उस जाम से इस कार को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए ताकि ड्राइवर को शांति मिल सके। अरे वाह। बिल्कुल, भारतीय नजरिया ये देखता है कि इस कार को चला कौन रहा है, हाँ। हमारी चेतना किस दिशा में जा रही है, इस सफर के दौरान जो मानसिक तनाव है, जो क्रोध है, उससे कैसे आजाद हुआ जाए। मतलब ये मशीन को समझने की नहीं, बल्कि जीवन को सहज बनाने की कला है। बिल्कुल। और यही बात हमें इस सवाल की ओर ले जाती है कि दर्शन शास्त्र हमारी व्यवहारिक जिंदगी में, मतलब हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या बदलाव लाता है। क्योंकि समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या गलतफहमी? लोगों को लगता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा दर्शन शास्त्र पढ़ लेगा तो वो दुनिया से कट जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, या फिर उसके अंदर की भावनाएं ही खत्म हो जाएंगी और वो एक पत्थर या रोबोट जैसा हो जाएगा। ये दर्शन को लेकर सबसे बड़ी भ्रांति है। दर्शन शास्त्र हमारी भावनाओं की हत्या नहीं करता, बल्कि वो उन्हें मैच्योर बनाता है। वो किसी भी बाहरी घटना और हमारे रिस्पॉन्स के बीच एक ठहराव पैदा करता है। वो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स पर हमारा नियंत्रण बढ़ा देता है। क्या हम इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं? क्योंकि ये ठहराव बड़ा अमूर्त सा शब्द है। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए हम अपनी गाड़ी से सड़क पर जा रहे हैं। अचानक एक अनजान व्यक्ति अपनी गाड़ी से कट मारता है और शीशा नीचे करके हमें भद्दी गालियां देने लगता है। ओहो, ऐसा तो बहुत होता है। हाँ। अब अगर हम सिर्फ अपनी भावनाओं के गुलाम हैं, तो हमारा सर्वाइवल ब्रेन तुरंत एक्टिव हो जाएगा। हम भी तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, पलटकर उसे गाली देंगे या गाड़ी से उतरकर लड़ने लगेंगे। ट्रैफिक में तो यही देखने को मिलता है, इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता है। राइट। उस अनजान व्यक्ति ने हमारा पूरा दिन खराब कर दिया, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, हमारा अपनी ही भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। एकदम सही बात है। लेकिन अगर किसी ने दर्शन को सच में समझा है, अगर उसका प्रज्ञा चक्षु खुल गया है, तो वो पलटवार नहीं करेगा। गालियां सुनकर वो मुस्कुराएगा। गालियां सुनकर। हाँ, उसे उस गाली देने वाले व्यक्ति पर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि उसकी बेबसी पर दया आएगी। वो उस क्षण में ये देख पाएगा कि ये व्यक्ति खुद अपने घर या ऑफिस के तनाव से जूझ रहा है, किसी मानसिक द्वंद्व में है और बस अपनी हताशा हम पर निकाल रहा है। मतलब वो पर्सनली नहीं ले रहा। बिल्कुल। दर्शन पढ़ने के बाद इंसान के बेवजह नफरत करने या बात बात पर भड़कने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। आप हर घटना के पीछे के कारण को देखने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि सामने वाले का गुस्सा उसका अपना दुख है, आपका नहीं। वाओ, ये तो सच में किसी सुपर पावर की तरह लगता है। मतलब पूरी दुनिया हमें उकसाने की कोशिश कर रही है और हम शांत होकर उस पूरी स्थिति को बाहर से एक दर्शक की तरह देख पा रहे हैं। एग्जैक्टली। हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथों में आ गया है। यही दर्शन की असली ताकत है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने मानव सोच के एक बहुत लंबे सफर को समझा। मतलब हमने देखा कि कैसे खाली पेट सिर्फ आलू के सपने देखता है और कैसे खेती के बाद मिले भरे पेट और फुर्सत ने दर्शन को जन्म दिया। राइट।
कैसे सिर्फ राजधानी रट लेने वाले तोते बनने से आगे बढ़कर हमें सुकरात की उस विनम्रता को समझना है जहां हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं, और कैसे कार के इंजन को समझने से लेकर दुखों के ट्रैफिक जैम से बाहर निकलने तक का सफर भारतीय और पश्चिमी नजरिए ने तय किया। और शायद इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी सीख यही है कि दर्शन शास्त्र केवल पुरानी किताबों में बंद कोई विषय नहीं है। ये हर दिन, हर पल हमारे फैसले लेने के तरीके को आकार देता है। ये हमें ये स्वीकार करना सिखाता है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और यही स्वीकारोक्ति हमें एक बेहतर और शांत इंसान बनाती है। बिल्कुल। तो स्रोतों के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटते हुए चलिए वापस उसी ट्रेन और स्टेशन वाले विचार पर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हाँ, हमने कहा था कि जब हम दौड़ रहे होते हैं तो वो स्टेशन और वो ट्रेन ही हमें दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई लगती है। लेकिन क्या सच में वो स्टेशन असली है? क्या ये सब कुछ सच है? ये एक बड़ा सवाल है। स्रोतों के अंत में एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार दिया गया है, मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी और हमारी वास्तविकता का। मतलब हम सब जब रात को गहरी नींद में होते हैं और सपने देखते हैं तो सोचिए क्या होता है। हाँ, अगर सपने में कोई खूंखार शेर हमारे पीछे पड़ जाए तो हमें सचमुच पसीना आ जाता है, हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, हम डर के मारे हाँफने लगते हैं। उस वक्त उस सपने के अंदर वो शेर 100% सच होता है। उस वक्त तो वही असली दुनिया लगती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हमारी आंख खुलती है हमें एहसास होता है कि वो सब तो झूठ था, बस हमारे ही दिमाग का रचा हुआ एक खेल था। भारत के महान विचारक आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत में और बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने शून्यवाद में सदियों पहले यही सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि ये दुनिया माया है, एक भ्रम है। राइट। जरा सोचिए, क्या पता ये पूरी दुनिया, ये स्टेशन, ये भागदौड़, ये आवाजें जिन्हें हम आज इतना सच मान रहे हैं, वो भी बस एक बहुत बड़ा सपना हो। सोचने वाली बात है। आज के जमाने में टेक कंपनियां मेटावर्स बना रही हैं जहां सब कुछ असली लगता है पर होता कंप्यूटर कोड है। क्या पता ये ब्रह्मांड भी किसी और के दिमाग में चल रहा है, एक बहुत ही एडवांस्ड वीडियो गेम हो, और हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और ही प्लेयर के हाथ में हो। मतलब हम सिर्फ कैरेक्टर्स हैं। हाँ, क्या हम असल में जाग रहे हैं या ये पूरी जिंदगी भी एक बहुत लंबी नींद का ही हिस्सा है और हमारी असली आंख खुलना अभी बाकी है? इस विचार पर सोचिएगा जरूर।